हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। सो गाइस, आरबीआई ग्रेड बी 2025 का जो साइकिल था, उसके जो इंटरव्यूज थे वो खत्म होने वाले हैं या शायद खत्म हो भी चुके हों। एज फार एज आई नो, अराउंड 20th मार्च द लास्ट इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड, या उससे 2-3 दिन पहले ही लास्ट इंटरव्यू हो चुका होगा, या शायद 1-2 दिन एक्सटेंडेड भी हो, 21-22 मार्च को हो। The point is that interviews have got finished or interviews are about to finish. What next? There are a lot of associated events जो इंटरव्यू फिनिश होने पे होते हैं, जो हमें समझने जरूरी हैं, और इसका नोटिफिकेशन पे क्या असर होता है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं और 2000 आरबीआई ग्रेड बी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक विच कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आरबीआई के, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा आरबीआई का, और आपको लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज मिल जाएगी जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन। और ये तीनों चीजें आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। दिस गाइड बुक कैन बी डाउनलोडेड फॉर जीरो कॉस्ट। देयर इज अ लिंक in the description of this video. You can go to that link, click on that, and you can download this guidebook for free. नाउ अभी इंटरव्यूज फिनिश हो गए हैं, तो आगे अब क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है कि एनी टाइम वंस द इंटरव्यूज आर फिनिश्ड द रिजल्ट इज अनाउंस्ड एनी टाइम। बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है कि 25 दिन या 30 दिन लिए जाएंगे। और ऑब्वियसली रिजल्ट आने के बाद यू विल गेट टू सी दी toppers who would have cleared RBI Gate B this year, who have been lucky enough, who have डन सो मच हार्ड वर्क टू बी हेयर। तो आप उनकी स्ट्रैटेजीज सुन सकते हो, उनकी जर्नी के बारे में सुन सकते हो, बी इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, बट डोंट ट्राई टू कॉपी व्हाट दे हैव डन। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि जैसा जैसा उसने बोला, अरे वैसा ही करना है, अरे ये तो ऐसे बोल रहा है कि ऐसे करना है, लेकिन मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, उसमें हमें नहीं जाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दी जिस्ट कि यार किस जनून, पैशन, इंटेंट से तैयारी की है, क्या जर्नी में रॉड ब्लॉक्स आए हैं, फिर भी तैयारी की है, फिर भी उससे फाइट किया है। उन चीजों से इंस्पिरेशन लो, ना कि कॉपी कैट बनो और उनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी मारो। दूसरी चीज, ज्वाइनिंग होगी बहुत जल्दी। आई थिंक बाय अप्रैल एंड ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए अगर मार्च में रिजल्ट आता है। ठीक है, बिकॉज आई थिंक दिस दिस ईयर दे वुड ट्राई टू रोल थिंग्स फास्ट बिकॉज दे वांट टू कम आउट विद द नोटिफिकेशन। तो अगर अप्रैल में ज्वाइनिंग होती है, वी कैन एक्सपेक्ट द बिग थिंग, दैट इज द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तभी आता है जब प्रीवियस बैच का ज्वाइनिंग हो जाता है, सो दैट दे कैन गेट टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज। सपोज पिछले बैच में से 3 लोग ज्वाइन नहीं किए, तो वो वैकेंसी इस साल डाल दी जाएगी या वेट लिस्ट को दे दी जाएगी, बट द क्लैरिटी कम्स वंस द ज्वाइनिंग हैपेंस। तो नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली आप सोचिए कि मई में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है एज पर दी करंट स्टेटस। बट आप जानते हैं कि आरबीआई नोटिफिकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरिएबल थिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी बोलते हैं ऐसा होगा, कभी बोलते हैं ऐसा होगा, सो दी थिंग्स आर नॉट क्लियर एट द टॉप। तो नीचे तो फिर हमें लगेगा ही कि चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, जबकि ऊपर ही क्लैरिटी नहीं होती है। तो अब रिजल्ट, ज्वाइनिंग, नोटिफिकेशन नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर पेपर आपका सपोज कीजिए जून एंड में होता है, तो मोटा मोटा आपके पास 100 डेज हैं, इससे ज़्यादा नहीं है आपके पास। मोटा मोटा आपके पास 100 डेज हैं जिसमें आपको अपनी तैयारी करनी है, अगर आपने नहीं की है। अगर तैयारी कर चुके हैं तो उसको स्ट्रेंथन करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। दिस इज ऑल इज लेफ्ट, ताकि अगले साल जो रिजल्ट आए, जो ज्वाइनिंग हो, उसमें आपका नाम हो। और उसके लिए 100 डेज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो अब इन नेक्स्ट 90 to 100 डेज में हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से मेन फोकस हमारा फेज 1 पे होना चाहिए, विद सम सब्जेक्ट्स ऑफ फेज 2। तो अगर आप वर्किंग है, ठीक है, अगर आप वर्किंग हैं, ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बट अब स्टेज ऐसी है कि 5+ आवर्स नियर अबाउट आपको लगाने पड़ेंगे। तो उसमें आप क्वांट, रीजनिंग ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, या ऑल्टरनेट इंस्टेंसेस में कर सकते हैं कि पहले हमने क्वांट कर लिया, फिर हम रीजनिंग कर लें। ठीक है, तो इसमें मोस्ट प्रोबली आई थिंक व्हाट वुड सूट यू, आई एम एज्यूमिंग कि अगर आप अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको कुछ तो एक्सपोजर होगा। व्हाट विल सूट यू इज रिवर्स इंजीनियरिंग, दैट यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है,
फॉर दी चैप्टर्स यू वांट टू टारगेट, और आपको सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ही चैप्टर्स करने चाहिए, बिकॉज योर टारगेट शुड बी टू सॉल्व 12 to 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 इन दैट लिमिटेड टाइम। तो ये कुछ जो चैप्टर्स जो आपको करने चाहिए मैं बताऊंगा। दूसरा, आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। तो करंट अफेयर्स मार्च ऑनवर्ड्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स मार्च ऑनवर्ड्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें 2 घंटे यहाँ लगाने चाहिए। और तीसरी चीज मेरे हिसाब से आपको एफएम पढ़ना चाहिए फॉर 1.5 आवर्स। एंड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जरूर करनी चाहिए, एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे। दिस कैन नॉट बी लेफ्ट टू बी डन एट द एंड। तो ये 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए: क्वांट रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड एफएम। ठीक है जी। और ये टोटल आप देख रहे हैं मैंने 5.5 आवर्स का शेड्यूल बनाया है। आप बोल रहे होंगे कि सर अब ईएसआई कब करेंगे? दैट इज टू बी डन आफ्टर फेज 1। अभी आपके पास उसका टाइम नहीं है भाई। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कब करेंगे? दैट इज टू बी डन आफ्टर फेज 1। ठीक है, ये मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ईएसआई ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड आता है। तो अगर आपने करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं तो यहाँ पे एक टिक है। अगर आपने ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर ली है तो ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे भी एक टिक है। तो अगर हम इन 3 चीजों पे फोकस कर लें, आई थिंक within this limited time you cannot target everything, but you can target something which is very critical, which is very important for your preparation. और अगर आप नॉन वर्किंग नहीं है, ठीक है, आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, तो आप इसको आप लगा लीजिए 2 की जगह आप इसको 3 घंटे लगा लीजिए, इसको भी आप 3 घंटे लगा लीजिए, और इसको भी आप 3 घंटे। तब आप 9 घंटे की एक शिफ्ट बना सकते हैं, 9 घंटे का एक शेड्यूल बना सकते हैं ओवरऑल, और उन 9 घंटे में आप ये 3-3 घंटे इन सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। ठीक है जी। बाकी अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं क्वांट में और रीजनिंग में, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्वांट में? आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो चैप्टर्स स्क्रीन पे हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियोज, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, डीआई वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वाले टॉपिक्स आप पहले प्रायोरिटी पे कर लीजिए, या यही कर लीजिए, इन पे अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट वुड बी गुड एनफ। और सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दीजिएगा टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड सेलेक्ट योर क्वेश्चंस। और फुल एफएलटी तो आप देंगे ही, उसमें भी आपका क्वांट का सेक्शन होगा। रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, देन क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये चैप्टर्स पे हमें फोकस करना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने पजल्स नहीं लिखा है। इफ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर पजल्स ऑल्सो। पजल्स का वेटेज काफी ज्यादा रहेगा, इट वुड बी 30 मार्क्स आउट ऑफ 60 एटलीस्ट अबाउट द पजल्स। तो मैं इसको छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको आप बाद में करना, क्योंकि अगर आप इसमें पहले घुस गए तो हो सकता है आपको ये तो लगे कि आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दीज 30 मार्क्स, बट इन द एग्जाम यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन, बिकॉज they can be very risky. If you pick up some wrong puzzle which is very tough, you might end up spending 15-20 minutes on that and the result might be 0 marks. तो पजल करने हैं बट प्रायोरिटी पे नहीं लेना है, पहले ये वाले टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, और एग्जाम में भी पहले इन टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो। द लास्ट रिजॉर्ट वुड बी पजल्स। मैनेजमेंट में तो कुछ छोड़ना नहीं है। आई मीन मैनेजमेंट इज वन सच सब्जेक्ट जो अगर 50 नंबर का आता है, आप अगर 40 लेके आओगे वो भी कम है मेरे हिसाब से। योर टारगेट शुड बी 40 to 45। तो ये सारे चैप्टर्स जितने भी आपके मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जितने भी चैप्टर सिलेबस में हैं सारे हमें करने हैं। फाइनेंस में आप इन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड रेशियोज। रेशियो से इस बार 3 न्यूमेरिकल आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, functions of RBI, fiscal policy, financial institutions, banking system plus NBFCs, and alternate sources of finance। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से करना है। बाकी चैप्टर्स दे आर वेरी थ्योरेटिकल, आप उसको नहीं भी करेंगे तो उसमें से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। डिस्क्रिप्टिव आएगा तो आप वैसे भी उसको एक जस्ट कर्सरी रीडिंग से हैंडल कर सकते हो, बट ये चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। और करंट अफेयर्स में देखिए,
करंट अफेयर्स में आपको 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंस देनी है for phase 1, and overall I would say 6 to 9 months for phase 2. Minimum is 6 months but ideal is 9 months. अब करंट अफेयर्स में बहुत सारे एरियाज हैं जो एग्जाम में आते हैं, पर उनका वेटेज बहुत ही वेरिएबल है, कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है. आई गिव यू एन एग्जांपल. आरबीआई नोटिफिकेशंस जो 2024 में अगर हम बात करें 20 नंबर के आए थे, 2025 में सिर्फ 8 नंबर के रह गए. अब जो लोग इसको पढ़ के गए थे वो बोल रहे थे कि सर जो आपने बताया वो आया नहीं, पेपर बड़ा मुश्किल आया. भाई मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड पे मत जाएं, कोई प्रायोरिटी मत डिफाइन कीजिए. ये सारे एरियाज हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे एरियाज एग्जाम में आते हैं. वेटेज चेंज होगा. स्कीम्स 8 से 10 नंबर की आई थी 2024 में, 2025 में 1 नंबर की आई. अब क्या आप स्कीम्स को इंपॉर्टेंट नहीं मानोगे? क्या पता नेक्स्ट ईयर दोबारा से 15 नंबर की आ जाए, क्या पता ये दोबारा से 20 नंबर की आ जाए. So don't go by the weightage of these areas in the previous years. It is very random and it is supposed to be random. Just go by the area के सारे एरियाज पढ़ने हैं, इनका वेटेज कम भी आ सकता है ज़्यादा भी आ सकता है. तो उसमें स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, देन फाइनेंस करंट अफेयर्स, एआरडी करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, देन योर मिसलेनियस करंट अफेयर्स जिसमें हम बेसिकली स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ते हैं, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस. ठीक है. इम्पॉर्टेंट डेज, डिफेंस, एमओयूज, एग्रीमेंट्स, नोबल प्राइजेस, एनवायरनमेंट, बुक्स. ये जो सारे मिसलेनियर टॉपिक्स हैं ये मिसलेनियस करंट अफेयर्स में आते हैं. पहले इनका वेटेज काफ़ी कम हो गया था, 15-16 क्वेश्चन. लास्ट ईयर 26 क्वेश्चन आए, तो काफ़ी लोग अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. बट अगेन अगले साल क्या पता ये दोबारा से 15 नंबर के आ जाए. सो डोंट गो बाय द वेटेज, गो बाय द एरिया. सारे एरियाज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटेज रैंडम है, यू नेवर नो के एग्जाम में क्या आने वाला है. ठीक है. फिर स्टैटिक जीए से कुछ क्वेश्चंस आए थे, माउंटेन्स पे, कैपिटल्स पे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे. तो ये अगेन दिस इज बाय नॉलेज, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर इट एक्सटेंसिवली. देन फाइनेंस से क्वेश्चन आए थे, तो जो आपके फेज 2 के सिलेबस हैं अगर आपने वो अच्छे से कर लिया है तो ये वाले क्वेश्चंस आप कर पाओगे. सो दी थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप इन एरियाज को अच्छे से कर लो रेदर देन ट्राइंग टू एनालाइज कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है बेस्ड ऑन दी वेटेज. सारे ही एरियाज इंपॉर्टेंट है, सबका वेटेज कम ज़्यादा होता रहता है. तो ये 6-7 एरियाज हैं जो आपको करने हैं, इससे आपके फेज 1 क्या फेज 2 के भी करंट अफेयर्स हो जाएंगे. ठीक है. तो आई होप आपको एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी समझ आ गई है. और अगर आप कोर्सेज देख रहे हैं तो हमारे पास आरबीआई का गोल्ड कोर्स है विच इज़ फॉर फेज़ 1 एंड 2. ठीक है, ये कंप्लीट कोर्स है. और एक हमारे पास सिल्वर कोर्स है विच इज़ फॉर फेज़ 2 प्लस इंटरव्यू, दोनों में इंटरव्यू है. ठीक है जी. हाँ, जो फेज़ 1 के क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है वो आपको सिल्वर कोर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन जो फेज़ 1 के करंट अफेयर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे बिकॉज दे ओवरलैप विद फेज़ 2 करंट अफेयर्स. सो आप हमारे नंबर 8146207241 पे कॉल करके यू कैन गेट मोर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कोर्सेज एंड यू कैन गेट answered all your doubts. So with that I take your leave. Thank you. All the best for your RBI Grade B examination.